आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का जो इतिहास है ये बहुत लंबा चौड़ा एक टॉपिक है। इस वीडियो के माध्यम से अपन संपूर्ण मेवाड़ की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। मेवाड़ जो है ये मुख्य रूप से 5 राज्यों में फैला हुआ था। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़। मेवाड़ जो थे इसके कुछ प्राचीन नाम भी थे, मेदपाट, प्रागवाट और सिरी जनपद। और मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ का जो भौगोलिक विस्तार है ये 5 राज्यों में था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। आप अगर चाहो तो साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था ये 3 नाम हो गए, मेदपाट, प्रागवाट और सिरी जनपद। मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था? गुहिल वंश का। इस गुहिल वंश का जो संस्थापक था ये कौन था? तो वल्लभी का एक राजा था शिलादित्य और रानी थी पुष्पावती, इनकी संतान थी गुहिल। इसका पालन पोषण जो हुआ था ये गुफा में हुआ था। तो गुहिल को गुहादित्य भी कहा जाता था। और गुहिल के नाम पर ही गुहिल वंश की शुरुआत होती है 566 ईस्वी को। गोहिलों के बारे में कहा जाता है कि ये सूर्यवंशी हिंदू थे। कर्नल जेम्स टोड और मोहम्मद नैणसी ने गोहिल वंश की 24 शाखाएं बताई है। कुछ गोहिल मेवाड़ में थे, कुछ वागड़, कुछ कल्याणपुर, नेपाल, महाराष्ट्र, चाकसू, चाटसू। ये गोहिल वंश की प्रमुख शाखाएं थी। गोहिल वंश जो है इनके बारे में बताया जाता है कि सूर्यवंशी हिंदू थे। जेम्स टोड, मोहम्मद नैणसी के अनुसार इनकी 24 शाखाएं थी। जैसे मेवाड़, वागड़, नेपाल, कल्याणपुर, महाराष्ट्र, चाकसू या चाटसू में फैले हुए थे। गोहिल वंश की स्थापना के बारे में जो अभिलेख बताता है वो सामोली अभिलेख है। सामोली अभिलेख ये गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा को प्राप्त हुआ था उदयपुर के सामोली से। इसके अनुसार शिलादित्य गोहिल वंश का 5वां राजा था, जिसका टाइम काल उसमें 646 ईस्वी दे रखा है। इससे पहले 4 राजाओं के नाम दे रखे हैं, गोहिल, नाग, महेंद्र, भोज और शिलादित्य। यदि एक एक राजा का टाइम पीरियड अपन 20 साल माने तो गोहिल वंश की स्थापना होती है 566 ईस्वी। इस सामोली अभिलेख उदयपुर में गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा को यह अभिलेख सामोली उदयपुर से मिला। इसके अनुसार शिलादित्य, जिसका टाइम काल उसमें दे रखा है 646 ईस्वी, यह गोहिल वंश का 5वां राजा था। तो शिलादित्य गोहिल वंश का 5वां राजा जिसका टाइम पीरियड हो गया 646 ईस्वी। 4 राजाओं के नाम दे रखे हैं, गोहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य। इसका टाइम काल 646 ईस्वी दे रखा है। यदि एक राजा ने 20 साल शासन किया हुआ तो 80 साल माइनस करने पर गोहिल वंश की स्थापना होती है 566 ईस्वी। इस सामोली अभिलेख के अनुसार गोहिल वंश की स्थापना मानी जाती है 566 ईस्वी। गोहिल वंश अपन पढ़ रहे हैं जिसका संस्थापक है गोहिल। अगला राजा जो होता है वो होता है बप्पा रावल। बप्पा रावल जो होता है इसका वास्तविक नाम तो काल भोज था। बप्पा रावल इसकी उपाधि थी ऐसा बताया जाता है। यह हरित ऋषि का शिष्य था, उन्हीं की गाय चराता था। उनके आशीर्वाद से इसने 734 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के शासक मानमोरी को पराजित कर दिया और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेता है। ये एकलिंग जी का पुजारी था। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाता है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी जगह पड़ती है नागदा उदयपुर में। ये मेवाड़ के जो राजा थे ये स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर ही कार्य करते थे। इसने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया जो 115 ग्रेन का था। इसने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, सूर्य मंदिर, जिसे वर्तमान में कालिका माता मंदिर कहते हैं। बप्पा रावल ने मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया और गजनी के राजा सलीम को पराजित करके अपने भांजे को वहां पर राजा बना दिया। बप्पा रावल के कारण पाकिस्तान के एक शहर का नामकरण हुआ है रावलपिंडी। सीवी वैद्य एक इतिहासकार है, सीवी वैद्य, जिसने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की। और बप्पा रावल की 3 उपाधियां, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्री। चलो अपन बोर्ड में देखकर समझते हैं। बप्पा रावल जो है इसका वास्तविक नाम तो हो गया कालबुज। यह हरित ऋषि का शिष्य था, उनकी गाय चराता था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से इसने 734 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के शासक मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। ये एकलिंग जी का पुजारी था और उन्होंने कैलाशपुरी, नागदा में जगह पड़ती है उदयपुर में, वहां एकलिंग जी का मंदिर बनवा दिया। मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मान करके कार्य करते थे। इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया जो 115 ग्रेन का था। इसने चित्तौड़गढ़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में कालिका माता मंदिर कहते हैं। यह मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया तथा गजनी के राजा सलीम को पराजित करके अपने भांजे को राजा बना दिया। इसके कारण पाकिस्तान के एक रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। और बप्पा रावल की 3 उपाधियां थी, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्री। अगला राजा है अल्लट।
अल्लट जिसे आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। अल्लट के बारे में जानकारी के दो प्रमुख स्रोत है, एक सारणेश्वर प्रशस्ति, एक शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है और शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी का है। सारणेश्वर प्रशस्ति से पता चलता है कि बप्पा रावल ने आहड़ को राजधानी बनाई थी। आहड़ को इसने दूसरी राजधानी बनाई थी। मेवाड़ की पहली राजधानी थी नागदा, इसने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाई। अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाता है ये आहड़ में। इसके अलावा ये मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना करता है। ये सभी जानकारी इसके सारणेश्वर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। एक कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत अल्लट ने की थी। नौकरशाही में यह था कि इसने मंत्रियों का एक प्रधान बनाया जिसे कहते थे अमात्य, युद्ध और शांति का एक मंत्री बनाया जिसे कहते थे संधि विग्रह, आय व्यय का अधिकारी अक्षपटलिक, राजा की प्रशंसा करने वाला बंदीपति और एक राजवेत्ता भिस्कादिराज। यानी ये सभी मंत्री इसने बनाए थे। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत अल्लट ने की थी। एक है सारणेश्वर प्रशस्ति और एक है शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख ये 977 ईस्वी का है। इससे अल्लट के जो माता थी महालक्ष्मी राष्ट्रकूट है, एक तो यह जानकारी प्राप्त होती है। एक अल्लट की हुन रानी थी हरिया देवी, इसके बारे में जानकारी होती है। शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी का है। इसमें अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी राष्ट्रकूट था और अल्लट की हुई तो हुन रानी थी। हुन एक जाति होती है, हुन कुषाण शक, तो अल्लट की एक हुन रानी थी हरिया देवी। इसने हसपुर शहर की स्थापना की थी। अगला राजा है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह इसने 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी तक शासन किया था। जेत्र सिंह के समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था इल्तुतमिश। जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है भूताला का युद्ध, जो उदयपुर जिले में होता है। 1227 ईस्वी को युद्ध होता है, इसमें जेत्र सिंह की जीत हो जाती है। इल्तुतमिश इस युद्ध में हार जाता है। जेत्र सिंह के दो प्रमुख सेनापति थे बालक और मदन। भूताला युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है, ये जयसिंह सूरी की एक रचना है हमीर मदमर्दन से। हमीर मदमर्दन, इसमें हमीर इल्तुतमिश को खा गया है। इल्तुतमिश की जो भागती सेना थी, जो युद्ध में पराजित होकर जो सेना वापस लौट रही थी, उसने नागदा को लूट लिया था। नागदा जो मेवाड़ की राजधानी थी उसको लूट लिया। तो जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई। इसने 1248 ईस्वी को नासिरुद्दीन महमूद को भी हराया था। जेत्र सिंह का जो शासनकाल है ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। 1213 से 1253 ईस्वी। इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के अनुसार जेत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था। जेत्र सिंह के सेनापति दो थे, एक बालक और एक मदन। भूताला युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी की एक रचना हमीर मदमर्दन इससे मिलती है। इसमें हमीर हमीर जो है ये इल्तुतमिश को खा गया है। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया, अतः जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई। 1248 ईस्वी को इसने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद को हराया। इसने आहड़ को गुजरात के चालुक्य से मुक्त करवाया। दशरथ शर्मा के अनुसार जेत्री सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था, जो 1213 से लेकर के 53 ईस्वी तक। जेत्री सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी तक था। दशरथ शर्मा ने इसके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। अगला राजा है तेज सिंह। तेज सिंह की एक रानी थी जेतल देवी। जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जेत्र सिंह के टाइम में एक ग्रंथ चित्रित किया गया था जिसका नाम है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। 1260 ईस्वी में कमल चंद ने इस ग्रंथ को चित्रित किया था। यह मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है जो आहड़ में चित्रित किया गया था। तेज सिंह इनकी रानी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ग्रंथ चित्रित किया गया 1260 ईस्वी में। कमल चंद ने इस ग्रंथ को चित्रित किया और ये मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है जो आहड़ में चित्रित किया गया था। प्रश्न आएगा कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ग्रंथ कमल चंद ने किस राजा के काल में चित्रित किया? तेज सिंह के शासनकाल में। अगला राजा है रतन सिंह। रावल रतन सिंह, जिन्होंने 1302 से लेकर के 1303 ईस्वी तक शासन किया था। रावल रतन सिंह का एक भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल में गुलवंश की राणा शाखा का शासन स्थापित कर देता है। रावल रतन सिंह जिन्होंने 1302 से 1303 ईस्वी तक शासन किया, इनका भाई कुंभकर्ण ये रतन सिंह का छोटा भाई था और इन्होंने नेपाल में गुलवंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। रतन सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी। ये पद्मिनी जो थी सिनल द्वीप की राजकुमारी थी। इसके पिता गंधर्व सेन तथा माता का नाम चंपावती था। राघव चेतन जो था ये पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताता है।
पद्मिनी के ऊपर एक बुक लिखी हुई है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी जो जौनपुर के थे। पद्मावत बुक जो है 1540 ईस्वी में लिखी गई है, जो अवधी भाषा में। 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के कुछ प्रमुख कारण थे। पहला कारण यह था कि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण यह था कि जो चित्तौड़गढ़ का किला था, ये एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, अतः इसका रणनीतिक महत्व था, युद्ध की दृष्टि से अच्छा था। तीसरा कारण था कि जो चित्तौड़गढ़ जो है, ये दिल्ली से गुजरात तथा दिल्ली से जो मालवा जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था चित्तौड़गढ़ का किला, और अलाउद्दीन इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। चौथा कारण यह था कि अलाउद्दीन जिस समय गुजरात गया था युद्ध करने के लिए, तब मेवाड़ का एक राणा था समर सिंह, उसने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूल किया था, तो अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाहता था। पांचवा कारण यह था कि मेवाड़ की जो शक्तियां थी, ये दिन ब दिन बढ़ रही थी, अलाउद्दीन इनकी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। कारण था पद्मिनी की सुंदरता, कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को लेकर भी मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में साका होता है, जो कि चित्तौड़गढ़ का पहला साका था। इसमें पद्मिनी के साथ 1600 अन्य महिलाओं ने जोर किया। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के दो प्रमुख सेनापति थे, गोरा और बादल, जो लड़ते हुए मारे जाते हैं इस युद्ध में। 25 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो जाता है। वो यहाँ पर 30,000 लोगों का नरसंहार करवा देता है, कत्लेआम करवा देता है। चित्तौड़गढ़ का किला जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया, और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके अपने पुत्र के नाम पर खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़गढ़ का जो नाम है खिजराबाद, ये धाईवी पीर की दरगाह से प्राप्त होता है। धाईवी पीर की दरगाह जो है, इसका एक फारसी अभिलेख है 1325 ईस्वी का। इस फारसी अभिलेख में चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है। खिज्र खां जो था, अब चित्तौड़गढ़ में खिज्र खां ने गंभीर नदी पर पुल बनवाया, और उसने यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे के फारसी अभिलेख में उसने अपने पिता जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसकी प्रशंसा की। उसने अपने अलाउद्दीन खिलजी को, अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक और दूसरा सिकंदर बताया। थोड़े समय पश्चात खिज्र खान चित्तौड़गढ़ का किला मालदेव सोनगरा को सौंप करके दिल्ली चला जाता है। मालदेव सोनगरा जो था, ये जालोर का एक शासक था, कीर्तिपाल सोनगरा, उसका भाई था। मालदेव सोनगरा को सौंप करके खिज्र खान चला गया दिल्ली। मालदेव सोनगरा के बाद में चित्तौड़गढ़ को संभालते हैं बनवीर और जेसा। अब हमीर जो सिसोदिया था, ये सिसोदा ग्राम में रहता था। हमीर सिसोदिया अपनी शक्तियों को धीरे धीरे बढ़ाता है, और वह बनवीर और जैसा पर आक्रमण कर देता है। और 1326 ईस्वी को गोयल वंश की ये जो सिसोदा शाखा थी, इसको वापस शुरू करता है, और यहाँ से गोयल वंश की सिसोदिया शाखा यानी सिसोदिया वंश की शुरुआत हो जाती है अमीर के द्वारा 1326 ईस्वी। इतना अपन ने देख लिया भाई, कुंभकर्ण जो था ये नेपाल में गोयल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित कर दिया। पद्मिनी ये रतन सिंह की पत्नी थी, और ये सिनलदीप की राजकुमारी थी। इसके पिता गंधर्व सेन, माता का नाम चंपावती था। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। 1540 ईस्वी को मलिक मोहम्मद जायसी जो जौनपुर का था, इसने पद्मावत बुक लिखी है, जो अवधी भाषा में। 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के क्या कारण थे? पहला कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा था चित्तौड़गढ़ का किला ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, अतः अलाउद्दीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व था। और चित्तौड़गढ़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, और अलाउद्दीन इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। चौथा कारण है कि अलाउद्दीन जब गुजरात जा रहा था, तब मेवाड़ के समर सिंह ने उससे कर वसूल किया था। अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाहता था। तो पांचवा कारण है कि मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, अतः अलाउद्दीन इन शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। छठा कारण है पद्मिनी की सुंदरता। 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोर किया। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के दो सेनापति थे, गोरा और बादल। 25 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया, और उसने चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवा दिया। अपने पुत्र खिज्र खां को उसने चित्तौड़गढ़ का किला सौंप दिया, तथा इसका नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। थोड़े समय पश्चात ही मालदेव सोनगरा को चित्तौड़गढ़ का किला सौंप दिया जाता है, यानी खिज्र खान ने चित्तौड़गढ़ का किला मालदेव सोनगरा को सौंप करके दिल्ली चला गया। खजाइनुल फतवा या तारीख अलाई, यह अमीर खुसरो की पुस्तक है, और इस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर जो आक्रमण हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला शासक होता है हमीर। हमीर जो सिसोदा ग्राम में था, ये घुइल वंश की राणा शाखा जो थी,
इसका शासन था जो सिसोदा ग्राम में था। अब ये जो है इसे मालदेव सोनग्रा के बाद में चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठेंगे बनवीर और जैसा। तो इन बनवीर और जैसा सोनग्रा को पराजित करेगा और 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की शाखा का वापस शुरुआत कर देता है। और यहाँ से गोल वंश की सिसोदा शाखा का शासन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ के जो गुहिल थे सिसोदिया कहलाए थे। 1326 ईस्वी में अमीर ने सिसोदिया वंश की शुरुआत कर दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में अपन अमीर से देखेंगे।